हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। सो प्यारे बच्चों, हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन की बुक सैंपल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे। टारगेट क्या है सर? बोर्ड एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स लाने हैं। बिल्कुल सही टारगेट है, और उसके लिए प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है भाई साहब, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तभी आप लोग इस सब्जेक्ट में परफेक्शन पा पाएंगे, तभी आप इस सब्जेक्ट में एक कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। वैसे कितने बच्चों को मेरे साथ 8 सैंपल पेपर, ये 8वां सैंपल पेपर है, और इसके पहले मैंने ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोग को चैप्टर वाइज करवाए हैं, केस स्टडीज भी मैंने चैप्टर वाइज आप लोग को करवा रखी हैं, है ना? उसके बाद इतने सारे सैंपल पेपर्स भी मैंने करवाए हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉन्फिडेंस कुछ इनहैंस हुआ है कि नहीं सर, इन सीरीज से मेरा काफी बेनिफिट हो रहा है और मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में? जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप सारे बच्चे टॉप कर सकें। मुझे ऑल इंडिया टॉपर चाहिए, 35 में 35 मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सैंपल पेपर, दैट इज सैंपल पेपर नंबर 8। तो सबसे पहला काम क्या है? अरिहंत पब्लिकेशन की इस प्यारी सी बुक सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ओपन कर लीजिए। इस किताब का सैंपल पेपर नंबर 8वां सैंपल पेपर है। बहुत बढ़िया और एकदम मस्त टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर नंबर 8। देखिए, किसी भी पेपर में सबसे पहला काम क्या होता है? उसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ना। इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है? इस सैंपल पेपर में प्यारे बच्चों 3 सेक्शंस हैं, ठीक है? पहला जो सेक्शन हमारा है उसमें 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं। फिर सेक्शन बी आता है हमारा, इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 20 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं। फिर सेक्शन सी आता है हमारा, जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं, कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब टोटल 55 क्वेश्चंस में से 45 करने हैं। देखो कितना बढ़िया ऑफर चल रहा है ना, दिवाली ऑफर। फिर ईच क्वेश्चन कैरीज 0.77 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी क्वेश्चन। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई अगर एक आध क्वेश्चन आपने ट्राई किया, भगवान न करे, बट अगर वो गलत हो भी गया तो आपके वो कोई नेगेटिव में मार्क्स जाने वाले नहीं हैं, जैसा कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई या नीट में होता है। क्लियर? फिलहाल मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 35 हैं। यही हम लोग का टारगेट है, 35 में 35 लाना है। 90 मिनट्स का समय है और 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है? रोल नंबर आप लोग यहां फिल करने का ऑप्शन आपको दिया जा सकता है पेपर में। अब आते हैं सेक्शन ए में, देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्या हमको करना है। सो भाई 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप 20 से ज्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन में अटेम्प्ट करते हो तो चेक किया नहीं जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए गिन के केवल और केवल 20 क्वेश्चंस आप लोग इस सेक्शन में करिएगा। 5 क्वेश्चंस आपको यहां पर छोड़ने हैं, ठीक? आइए, ये रहा अपना सबसे पहला बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो प्यारे बच्चों, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? दैट इज 20 × 10⁻⁶ कूलम्ब मीटर इज enclosed by a closed surface. The net electric flux through the surface is. कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो ये -q चार्ज है और ये बेटा +q चार्ज है, ठीक? अगर इसको हम लोग किसी भी एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करेंगे तो इसके अंदर का फ्लक्स पूछा है। प्यारे बच्चों, अंदर का जो फ्लक्स होता है दैट फ्लक्स इज इक्वल टू अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q in बाई एप्सिलॉन नॉट। वो q in यहां पर कितना हो जाएगा? 0। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर कितना है? D। इसका मतलब इस सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा होगा दैट फ्लक्स विल बी 0। इसका एक मतलब और भी है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो निगेटिव की तरफ चली जाएंगी, ठीक है? सरफेस से बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाने वाली है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एवरी सेकेंड। क्लियर? तो देखो, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितना है? 10⁹ पर सेकेंड, यानी एवरी सेकेंड लिखा है ना, तो पर
सेकेंड इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में बेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, देन इन 198 ईयर द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज एक्यूमुलेटेड विल बी। कह रहे हैं कि 198 साल में, हालांकि तब तक तो भाई साहब मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा देखने के लिए, बट फिर भी 198 ईयर्स में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। बेटा देखो चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। 10 टू द पावर 9 आप भेज रहे हैं एक सेकंड में, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका मतलब प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने कूलम का चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो 198 ईयर्स में बेटा टोटल कितना ट्रांसफर होगा? सो Q total will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 10 multiplied by 198 years। एक साल में 365 डेज होते हैं, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें 365 डेज, हर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक, हर एक घंटे में 60 मिनट होता है और हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आप लोग प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप लोग करके देखिएगा ये वैल्यू सॉल्व होकर के 1 कूलम के इक्वल आएगी। ठीक, इसका मतलब गाइज यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? दैट इज ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाई ए आई कैप प्लस बी जे कैप। वेक्टर के फॉर्म में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्क्वायर एरिया ऑफ साइड एल पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। आइए देखते हैं, इसको बनाने की मैं कोशिश करता हूं। वैसे तो आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है मेरा डायग्राम मैं कितना बढ़िया बनाता हूं, है ना? तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है बेटे, वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन है उसमें वाई और जेड एक्सिस बेटा कंसीडर है। अगर ये वाई और जेड एक्सिस आप कंसीडर करोगे तो दैट प्लेन विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह का कुछ प्लेन होगा वो। ठीक, इस प्लेन में आइए थोड़ी सी और कलाकारी कर देते हैं, बढ़िया कुछ कलर वलर कर देते हैं, है ना? ये देखिए, तो ये वो प्लेन है जिस प्लेन के लिए आपसे बात यहां पर की जा रही है। ठीक, तो देखिए ये हम लोग ने इसमें क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। ठीक, ये देखो ये है वो प्लेन जिसकी यहां पर आपसे बात की जा रही है। इस वाले प्लेन में क्या होगा? देखो बेटा अगर ये हमारा प्लेन है तो इस प्लेन के लिए जब आप एरिया वेक्टर देखोगे, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या तो निगेटिव में होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है ना। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्लियर, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है ई वेक्टर कितना होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और एरिया वेक्टर जो हमारा है, क्योंकि वो एरिया कौन सा है, स्क्वायर है, साइड एल है, तो बेटा आप लोग बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, एल स्क्वायर। क्लियर, और अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन का वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई कैप। अब हमसे यही कहा गया नेट फ्लक्स कितना होगा। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और प्यारे बच्चों डॉट वेक्टर आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, बहुत ही सिंपल चीज है, आई वाला टर्म आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही फ्लक्स हमारा आएगा ए एल स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। अगला हमारा क्या है, पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। यहां पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, जो गलत हो स्टेटमेंट उसको हमें देखना है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अपोजिट
टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कह रहे हैं कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, द टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी पॉइंट सही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिर कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, यही गलत पॉइंट है बेटा। क्लोज्ड लूप तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सेम है, तो फोर्स की वैल्यू QE होती है। दोनों का चार्ज सेम है इसलिए उस पर जो फोर्स है वो सही है, सेम है। हालांकि डायरेक्शन जो होगा फोर्स का वो जस्ट अपोजिट होगा। ठीक, प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अच्छी बात है। वेयर एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स दैट ऑफ द प्रोटॉन। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन काफी ज्यादा है प्रोटॉन से। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो प्यारे बच्चों, फोर्स सेम है, सोचो फोर्स दोनों के लिए सेम है, ठीक। एक्सेलरेशन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है इसका मतलब उसका मास कम है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो आप सबको पता ही है कम होता है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन, यही सही है। तो यहां पर गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा? बी ऑप्शन। थर्ड में कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन प्रोटॉन। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी काफी ज्यादा है, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, वेलोसिटी का तो कोई लेना ही देना नहीं है। जब आप फोर्स की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ मास और एक्सेलरेशन की बात करो ना। F बराबर m इंटू ए होता है, और यहां पर मैटर यही है कि फोर्स हमारा बेटा कैसा है? कांस्टेंट है। अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनर्जीज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इन द रेशियो। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में कितनी एनर्जी लगती है तो वो है QV। ठीक है, किसी कैपेसिटर को अगर हम V पोटेंशियल तक चार्ज कर रहे हैं और Q चार्ज उस पर आया है तो कितना हमें वर्क करना पड़ता है, दैट इज QV। ठीक, Q जो है वो CV के बराबर होता है, तो कितना आपने वर्क किया? CV स्क्वायर। बट उस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ? हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसको E, मतलब अगर मैंने टोटल E एनर्जी दिया है तो E/2 उसमें स्टोर हुआ है। भाई साहब, CV स्क्वायर हमने एनर्जी दिया था और हाफ CV स्क्वायर उसमें स्टोर हुआ। तो बेटा दोनों का रेशियो आप चेक कर लो कितना है। हमसे यही कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड और डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज इन द रेशियो। तो बेटा स्टोर्ड और डिसिपेटेड अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहने का मतलब क्या होगा? डी वाला, दैट इज 2:1, क्योंकि यहां पे डबल एनर्जी हम दे रहे हैं तब जाकर के उसमें E/2 आ रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको जब 2E एनर्जी दिया तब उसमें E एनर्जी जो है वो हमारा स्टोर हुआ। क्लियर? इसका मतलब गाइज यहां पर जो रेशियो हमारा होना चाहिए सिक्स्थ क्वेश्चन में, दैट शुड बी द ऑप्शन डी, दैट इज 2:1। Next, a parallel plate capacitor is connected to a battery. Metal sheet of negligible thickness is placed between the plates. देखो, parallel plate capacitor है इस तरीके का। कह रहे हैं कि इसके प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग यहां कहीं पर एक बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस का कोई प्लेट रख दें, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल अपीयर इन द फेसेस ऑफ मेटल शीट। बेटा ये फोर्सेस नहीं है, ये फेसेस हैं।
ठीक है ना। फेस, इधर वाले फेस और इधर वाले फेस पे कह रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। बेटा देखो, अगर ये मेटल की जगह डाई इलेक्ट्रिक होता तो वहां पर ऐसा हो सकता था, बट मेटल शीट में ऐसा नहीं होगा, है ना। फिर कैपेसिटी रिमेन सेम, ये एक बार हो सकता है, लेकिन अभी चेक करते हैं। आइए देख लेते हैं कैपेसिटी की। अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तब होता है जब हम प्लेट्स के बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T है और प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो D है ना। ऐसी कंडीशन में जब इस तरीके का आप डाइलेक्ट्रिक भर दो, ऐसी कंडीशन में ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला गया है, एक तो मेटल शीट है, दूसरी बात नेग्लिजिबल थिकनेस है। नेग्लिजिबल थिकनेस का मतलब क्या होगा, दिस थिकनेस T इज वेरी मच लेस देन D, है ना। इसका मतलब हम इस T को इग्नोर कर सकते हैं। ये T को अगर मैं इग्नोर करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा, तो ये भी जीरो हो गया, ये वाला टर्म भी हमारा जीरो हो गया। तो कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D ही हो गया। इसका मतलब पहले का कैपेसिटेंस और अभी का कैपेसिटेंस सेम है। इट मींस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, बी ऑप्शन, क्योंकि कैपेसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं आया। फिर कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। भाई अगर कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है तो पोटेंशियल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बैटरी सप्लाईज मोर चार्ज, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड बाई टू रेजिस्टर्स, कह रहे हैं कि पावर का जो रेशियो है P1:P2, ये रेशियो है बेटा हमारे पास 5:9। देन द वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टर्स आर इन द रेशियो। कह रहे हैं रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो बता दो। बहुत आसान है बेटा, देखो पावर जो होता है, इस पावर का फार्मूला क्या है, V²/R। अगर हमने दोनों रेजिस्टर्स को किसी सेम सर्किट में जोड़ रखा है तो V की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, V²/R1 डिवाइडेड बाई V²/R2, दैट विल बी इक्वल टू 5/9। तो V² से V² हो गया कैंसिल, एंड दिस विल बिकम R2/R1 इज इक्वल टू 5/9। तो R1/R2 कितना होगा, 9:5, यानी कि 9/5। और 9/5 जैसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, दैट इज आर ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखो क्वेश्चंस बेटा बहुत स्मूथली सॉल्व होते हैं। बहुत आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है ना। अगर क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ जाए तो बेटा 50-60% सोल्यूशन तो अपने आप हो जाता है, एकदम एफर्टलेसली आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जम करके आप पढ़िए, है ना, और फुल ऑन रिवीजन करिए। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं उतना मोर देन इनफ है। इतने में ही आप टॉप कर देंगे। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेट बोर्ड्स में टॉपर था, है ना। तो मैं भी टॉप किया हुआ हूं। जैसा बता रहा हूं बस एज इट इज आप वैसा ही करिए, आप भी 100% आप भी टॉप करेंगे। द रेजिस्टेंस विल बी लीस्ट इन द वायर विद लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिस्पेक्टिवली एज। देखो रेजिस्टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला बेटा ρL/A। पहले वाले इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो लेंथ की वैल्यू है L/2 और इसकी वैल्यू है 2A। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L/2 और 2A, तो ये 1/4 आएगा इसमें एक टर्म, है ना। इसमें अगर हम लोग देखें तो 2L/A, तो इसमें तो 2 आएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो सिंपल L/A 1 आएगा। इसमें अगर हम देखें L/A तो 1/2 आएगा। भाई L/2 है, इसका मतलब लीस्ट वैल्यू किस में है, A वाले में है, 1/4 आ रहा है। ठीक, सो 9th क्वेश्चन का गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, A ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n of identical cells each having an internal resistance small r connected in series. The terminals of the battery are short circuited. The graph of the current, देखो बेटा
कह रहे ग्राफ ऑफ द करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल्स हमें बनाना है, हमको आई वर्सेस एन ग्राफ बनाना है। पहले तो सोचो, जब भी ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे जेई में, चाहे नीट में, चाहे बोर्ड्स में, सबका बेटा तरीका एक ही होता है कि आप पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाओ। अगर आपको ग्राफ करंट और नंबर के बीच में चाहिए तो आप करंट और नंबर के बीच का जो रिलेशन हो मैथमेटिकल वो निकालो, उसके बेसिस पे अपने आप समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसा होना चाहिए, है ना। यहां पर देखो मैटर ये है कि n सेल्स हैं, हर एक सेल का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो ऐसे ढेर सारे सेल्स हमने यहां पे कनेक्ट कर दिए, ठीक। और ये भी बोला गया कि उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, मतलब उनको एक सिंपल कंडक्टिंग पाथ से जोड़ दिया गया। तो अगर ये A और B है तो हमने A और B को एक सिंपल कंडक्टिंग पाथ से जोड़ दिया। अब यहां पर करंट I निकल रहा होगा और वो करंट I होते हुए पूरे में जा रहा होगा। अगर मैं आपसे इस करंट I की वैल्यू पूछूं तो आप भी कहेंगे सर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बेटा अगर ऐसे n सेल्स हैं, हर एक का EMF E है, तो टोटल EMF कितना होगा NE। n सेल्स हैं, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस NR। खुद ही चेक करो, I जो है इसकी वैल्यू हो गई E/R। दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। स्मॉल n पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब आंसर कौन सा सही हुआ बेटा? C वाला, क्योंकि ये ग्राफ कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। द एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ वायर in 0.5 hour is 72 किलो जूल। अच्छा, टाइम हमको पता है 0.5 आवर्स, ठीक। एनर्जी जो यहां पर डिसिपेट हुई है दैट इज 72 किलो जूल। कह रहे हैं इफ 2 एम्पियर करंट की वैल्यू है, 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर, देन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज। हमसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो। देखो बेटा, अगर हम एनर्जी की बात करें तो पहली बात, ये एनर्जी हीट एनर्जी है। इसका फार्मूला क्या है? I स्क्वायर R इंटू टी। एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 72 किलो जूल, मतलब 72,000। करंट हमें देखना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो वो हो गया R, और टाइम हम ले रहे हैं 0.5 आवर्स, ठीक। 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से प्यारे बच्चों हमको R की वैल्यू मिलेगी। एक जीरो से ये देखो, ये वाले दोनों जीरो जो हैं वो कैंसिल हो गए। अब R की वैल्यू कितनी आ गई? 720 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 0.5 टाइम्स 36। क्लियर? अब देखो 4 इंटू 0.5 करोगे 2 आएगा, वो 2 इसको कैंसिल करेगा, कितना आएगा? 360। 360 बाई 36, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 10 ओम, ठीक। 10 ओम ये है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ गाइस? हमारा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले वाले सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स करंट इन द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन वैल्यू ऑफ द करंट आई इज। कह रहे हैं आई करंट की वैल्यू क्या होगी? देखो 1 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, ठीक। तो 1 + 3 4 + 2 6 एम्पियर। 6 एम्पियर यहां से आ रहा है, 6 एम्पियर आया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 2 एम्पियर और आया, कितना हो गया? 8। 8 में से 2 चला गया बेटा, कितना बचा? 6। वापस 3 एम्पियर इधर जाएगा और वो 3 एम्पियर इधर जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी वाला ऑप्शन। इतना आसान। देखो आई की वैल्यू हमें बतानी थी, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू सी ऑप्शन। तो 12th का सी हो गया भाई। ये केसीएल पर बेस्ड है बेटा। अगला क्या है? 13th क्वेश्चन। अ करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ सिंगल टर्न, ठीक। एक सिंगल टर्न है करंट कैरिंग वायर का, ऐसा, और सिंगल टर्न का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1। चेंजेस इनटू अ कॉइल ऑफ 2 टर्न्स। देखो बेटा, अगर इस सेम कॉइल को ओपन करके 2 टर्न्स बनाओगे तो ऑब्वियस है रेडियस तो आधा हो जाएगा कि नहीं होगा? सोचो भाई, अगर इसका रेडियस है बेटा R, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? R/2।
क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां देखूं लेंथ की वैल्यू यहां पर है 2 पाई आर, ठीक, तो यहां पर वही लेंथ कितना होगा 2 पाई आर डैश। समझ में आ रहा है ना? रेडियस चेंज हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या है, ऐसे कितने टर्न्स हो गए? 2 टर्न्स हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब इसकी सरकमफेरेंस के अगर 2 चक्कर लगा दिए जाए तो टोटल लेंथ एल के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बेटा आप देख सकते हो रेडियस जो होगा वो जस्ट उसका हाफ हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डबल है। कह रहे न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज बी, देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इस कंडीशन में अगर आप यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? दैट इज म्यू नॉट बाई 2 एन आई बाई आर। तो n की वैल्यू तो 1 है, i बाई आर हो जाएगा। यहां पर अगर वही मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं, हालांकि क्वेश्चन में वो b गिवन है ना, अगर वो b है, लेट अस सपोज ये b नॉट है, ये क्या है, ये b नॉट है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट बाई 2, n क्या है यहां पर 2 i अपॉन r, r कितना है, रेडियस कितना है r बाई 2, तो ये भी चला गया बेटा ऊपर, तो b इज इक्वल टू 4 टाइम्स b नॉट। क्लियर? अब आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो B नॉट हमसे ओरिजिनल फील्ड पूछ रहा है, देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहते हो तो दैट विल बी B बाई 4, सो दैट करेक्ट आंसर हियर इज A ऑप्शन। क्लियर है गाइज? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 14th क्वेश्चन। Two long thin wires ABC and DEF are arranged as shown in the figure. The magnitude of the magnetic field at point O. यहां O वाले पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। इस पॉइंट पर देखो नियम ये कहता है कि AB वाला वायर O से पास हो जाएगा, DE वाला वायर भी O से पास हो जाएगा। तो ये दोनों वायर, ठीक, ये दोनों वायर O पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट लॉ। ठीक, फिर यहां पर क्या है, ये एक वायर बचा और एक वायर ये बचा, दोनों पैरेलल है। अगर इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन केवल हम देख लें तो वो डायरेक्शन आप चेक करो कैसा आएगा, दैट विल बी आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आएगा ना ऐसा, आउटवर्ड्स। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगा रहा हूं। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो आप फिर से चेक करो कितना आएगा, अगेन आउटवर्ड्स। क्लियर? दोनों वायर लॉन्ग वायर हैं, बड़े वायर हैं, नीचे की तरफ बड़ा वायर है, और आप इसके एक एंड पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो इस वाले वायर की वजह से अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इस मैग्नेटिक फील्ड का सीधे सीधे फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और वो डिस्टेंस यहां पर बाई चांस आर के ही बराबर भी है, तो बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से अगर निकाला जाएगा तो अगेन यही वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई करंट आई अपॉन डिस्टेंस आर। ऐसे दो फील्ड्स हैं, दोनों आउटवर्ड्स हैं, तो क्या होगा, प्लस कर देंगे, दोनों ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब बेटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, that magnetic field at point O will be double of this magnetic field. डबल का मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ बेटा, बी ऑप्शन। कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एन एमीटर हैज रेजिस्टेंस आर नॉट एंड रेंज आई, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट टू इंक्रीज इट्स रेंज बाई NI। देखो बेटा कहा यह जा रहा है, जैसे मान लो कोई एक सर्किट है, इस सर्किट में हम लोगों ने एक एमीटर कनेक्ट किया। इस सर्किट में पहले ये रेजिस्टेंस R कनेक्ट था और यहां पर मान लीजिए एक सेल कनेक्ट था। ठीक, अब होता क्या है कि इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट I जो है वो फ्लो हो रहा होगा, और अगर हम लोग इस सर्किट का वोल्टेज देखें वो V है, तो V की जो वैल्यू है वो IR के इक्वल है। ठीक है, यही करंट इसको मेजर करना है, इस एमीटर को यही करंट मेजर करना है। लेकिन होगा क्या, अगर इस एमीटर का अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया R नॉट, तो यही रेजिस्टेंस हो जाएगा R नॉट प्लस R। मतलब इसने यहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया,
तो ये हो गया आर नॉट प्लस आर, और ये वोल्टेज इसने मेजर किया। अब हम कह रहे हैं व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट, कह रहे हैं इसके साथ पैरेलल में हम कितना रेजिस्टेंस जोड़ दें। तो लेट अस सपोज इसके साथ पैरेलल में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये वाला, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूं, ये जो नाम है आर नॉट, ये नाम मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये मान लेते हैं एक हम लोगों ने शंट रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट किया। हालांकि शंट अलग होता है लेकिन कनेक्ट वो भी पैरेलल में होता है, इसलिए मैंने इसका नाम कुछ एस लिख दिया। आपका जो मन हो वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां पर अगर हम देखें, अब ये सर्किट कितना करंट मेजर करेगा, दिस विल बी इक्वल टू आई टाइम्स आर प्लस आर नॉट एस अपॉन आर नॉट प्लस एस के इक्वल। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस बार आर नॉट और ये जो रेजिस्टेंस एस है ये दोनों आपस में बेटा पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हमने निकाला, और उसके साथ ये कैपिटल आर सीरीज में है तो मैंने कैपिटल आर को ऐड कर दिया है, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमसे यही बोला जा रहा है कि आखिर इस एस की वैल्यू क्या होगी। सो गाइज वी कैन राइट हियर आई टाइम्स आर नॉट प्लस आर, दैट इज इक्वल टू, ये करंट कुछ चेंज हो ही जाएगा, और वो करंट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको उसका रेंज एन आई इंक्रीज करना है। तो पहले ही वो आई करंट मेजर कर रहा था, अभी आपको क्या करना है, आई डैश की जगह आई प्लस एन आई रखना है, मतलब हमें ज्यादा करंट जो है वो मेजर करना है। तो रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर नॉट एस अपॉन आर नॉट प्लस एस, ये वैल्यू हमारे पास ओवरऑल आ गई। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आर नॉट प्लस आर टाइम्स आर नॉट प्लस एस। आप कहेंगे सर आई कहाँ गया, बेटा यहां से आई हम कॉमन करेंगे, ठीक, तो 1 प्लस एन बचेगा और आई से आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये वाला आर नॉट प्लस एस हमने यहां पर भेजा था, इसका मतलब यहां पर हम लोगों ने एलसीएम लिया होगा। एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो पहला टर्म बनेगा आर आर नॉट, अगला टर्म बनेगा आर एस, ठीक, प्लस आर नॉट एस। कुछ इस तरीके के टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। थोड़ा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर नॉट स्क्वायर प्लस आर नॉट एस प्लस आर आर नॉट प्लस आर एस, दैट विल बी इक्वल टू, पहला 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आर आर नॉट प्लस आर एस प्लस आर नॉट एस, और इस बार मल्टीप्लाई होगा n का, तो बनेगा n आर आर नॉट प्लस n टाइम्स आर एस प्लस n टाइम्स आर नॉट एस, कुछ ऐसा, ठीक। अब देखो जो जो कैंसिल हो जाए, आर आर नॉट से ये कैंसिल हो गया, आर नॉट एस से आर नॉट एस कैंसिल हो गया, आर एस से आर एस कैंसिल हो गया, ये सारे टर्म्स प्यारे बच्चों कैंसिल हो गए हैं। जो बच गया मैं उसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर आर नॉट प्लस एन आर, देखो हमको एस की वैल्यू निकालनी है तो मैं आखिरी के दोनों टर्म्स में से एस कॉमन कर रहा हूं, एन आर प्लस एन आर नॉट टाइम्स एस। क्लियर, एस की वैल्यू अगर अपने को निकालना है तो दिस विल बिकम आर नॉट स्क्वायर माइनस एन आर आर नॉट होल डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एन आर आर नॉट इज इक्वल टू एस। हमको यही एस निकालना था। अब देखो बेटा, ये जो एस की वैल्यू है ये इनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं कि हम नन ऑफ दीज क्लिक करेंगे। रीजन देखो, क्वेश्चन में कहीं पर भी आर वाले रेजिस्टेंस की बात नहीं किया था, ये तो मैंने अपनी तरफ से एनालिसिस के लिए अज्यूम किया था, माना था, इसलिए हम लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो आर वाला रेजिस्टेंस है, अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए, इफ दिस आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल आर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ठीक, तो अगर मैं इस आर को 0 मान लूं तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। यहां पर आर है, देखो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। अब आप बेटा चेक करो एस की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, एस इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर अपॉन एन आर नॉट, तो आप खुद ही समझ रहे होंगे दैट विल बिकम आर नॉट बाई एन। यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, और ऐसा आंसर हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन। सो गाइज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ,
सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर। एक स्टील वायर है, इसका अपना लेंथ L है एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज M। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट M के बराबर है। मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ के बराबर होता है। इट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ L विद टू इक्वल साइड्स, मतलब आपने इसको L शेप में कन्वर्ट किया। ये लेंथ हो गया बेटा L/2, ये वाला लेंथ भी हो गया L/2। अब मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहे हैं कि नया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो हमको इस वाले पोल का स्ट्रेंथ और इस वाले पोल का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, पहली बात। और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, हमको सिर्फ इस डिस्टेंस से मतलब है, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर L/2 का होल स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा कितना बन जाएगा बेटा? दिस विल बिकम L²/4, L²/4 तो L²/2 होगा, तो अंडर रूट हम ले लेंगे, इट विल बिकम L²/2 का अंडर रूट, तो L/√2। ये वैल्यू हो गई यहां पर, और हमको क्या निकालना है? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, या डाइपोल मोमेंट निकालना है। लेट अस सपोज वो M डैश है, दैट विल बी पोल स्ट्रेंथ QM। पोल स्ट्रेंथ तो वही रहा, मल्टीप्लाइड बाई ये जो डिस्टेंस है इस बार वो हो गया L/√2। देखो बेटा, QM इंटू L की वैल्यू हम लोगों ने M मान रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो M/√2 दिस विल बी द न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसा कोई ऑप्शन, आइए देखते हैं कौन सा है। तो गाइज ऐसा ऑप्शन है हमारा डी वाला ऑप्शन, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद स्पीड v। देखो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका रेडियस r है, ये मान लेते हैं हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये इस इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ स्पीड है, वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है M = I × A। I क्या है? करंट, जो कि होता है चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम कितना लगेगा? 2πr/v के बराबर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई एरिया कितना है? तो दैट इज πr²। सिंपल, ये बन जाएगा बेटा E × v, ये v क्या है? स्पीड, डिवाइडेड बाई 2πr टाइम्स πr²। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? EVR/2। EVR/2, यस, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। सो बी ऑप्शन प्यारे बच्चों यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो हमको लेंथ पता है किसी वायर का, मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर मिनट। देखो मीटर पर मिनट थोड़ा ऑड है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 0.8 टेस्ला है, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? देखो बेटा, अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का है? मोशनल ईएमएफ का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ रखा है ना ये कॉन्सेप्ट, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ के थ्रू जब वैल्यू निकालोगे तो दैट वैल्यू इज BVL sin थीटा, sin थीटा sin 90 है, 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.8, स्पीड कितनी है? 5, और लेंथ कितना है? 50। सो गाइज ये हमारा कितना आ जाएगा? 0.8 × 4 करोगे 4 आ जाएगा, × 5 करोगे 4 आएगा, 5 × 50 करेंगे तो ये बेटा कितना आएगा हमारा सॉरी 0.8 × 5 करोगे तो ये कितना आएगा हमारा? 0.4 आएगा, ठीक। 0.4 × 50 करेंगे तो ये हमारा जो है वो 200 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं। अगेन एक बार चेक करते हैं, BVL 0.8 टेस्ला, वेलोसिटी है हमारी कितनी? ये आ जाएगी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये लेंथ है हमारा 50, ठीक है। तो ये गाइज फिर से एक बार देखते हैं सॉल्व करके कितना आने वाला है।
इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बिकम 40 यानी कि 4 इंटू 50, तो ये बेटा आ जाएगा 200 वोल्ट्स। 200 वोल्ट जैसा तो कोई आंसर यहां पर है नहीं। यस, हम लोग ने एक छोटी सी मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या है? वो है कि ये लेंथ बेटा हमको सेंटीमीटर में गिवन था, उसको हम लोगों ने मीटर में ले लिया। ठीक, इस तरह की सिली मिस्टेक्स आप लोग भी अवॉइड करिएगा। अगर ये 50 सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग 0.5 मीटर लिख सकते हैं। 0.5 मीटर बेटा अगर मैं यहां पर लूंगा, इसका मतलब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर भी बेटा 100 से डिवाइड होगा, यहां पर भी 100 से डिवाइड होगा। इट मींस आवर करेक्ट आंसर इज 2 वोल्ट। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हो जाती हैं, हम लोगों से भी हो जाती हैं, आप लोगों से भी हो सकती है। इसलिए प्यारे बच्चों, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करने के बाद एक बार फिर से सरसरी निगाह से एक बार क्रॉस चेक भी जरूर किया करिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे का लॉ है उससे वो हमें वेरीफाई कराना है। यहाँ कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको वेरीफाई करता है। E बराबर माइनस का d∅dt होता है अगर हम लोग फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को कंबाइन करके देखें तो। इंड्यूस्ड ईएमएफ E मस्ट बी जीरो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो और चेंजिंग, अब ध्यान से सुनो, कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो या चेंजिंग हो, दोनों कंडीशन में ईएमएफ जीरो होना चाहिए। गलत है पॉइंट भाई। अगर ईएमएफ जो है हमारा चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो ईएमएफ आएगा। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। फिर कह रहे हैं इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग देन ईएमएफ इज नॉट जीरो। ये पॉइंट हमारा सही है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, जीरो नहीं होगा। कह रहे हैं देन मैग्नेटिक फ्लक्स मस्ट बी जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर जीरो। कह रहे हैं कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, है ना। कांस्टेंट अगर है मैग्नेटिक फ्लक्स तो भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। इसका मतलब गाइस सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है अ कॉपर रिंग हैविंग अ कट सच दैट इट डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट लूप इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली। देखो ये है कोई हमारा ये कॉपर का रिंग है, आधा रिंग है, ठीक, पूरा रिंग नहीं है, कंप्लीट लूप नहीं है। A bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring as shown in the figure. Acceleration of the falling magnet is. देखो बेटा, एक्सेलरेशन मैग्नेट का, जो गिरने वाला मैग्नेट है, हमें उसका एक्सेलरेशन देखना है। ठीक है, देखो जब ये नीचे गिरेगा तो एक एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर लगेगा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा एक एक्सेलरेशन आ सकता था इंड्यूस्ड करंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर मैटर ये है कि ये जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट ओपन है। अगर सर्किट ओपन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों इंड्यूस्ड करंट नहीं आ सकता। इंड्यूस्ड करंट तो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में आता है। इसका मतलब बेटा ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ G के बराबर होगी। सो ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट अगर होता तो करंट फ्लो होता, करंट फ्लो होता तो कुछ ना कुछ लेंज लॉ की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आंसर हमारा 20th का जो है वो A के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू कॉइल्स A एंड B हैव नंबर ऑफ टर्न्स। तो आइए लिखते हैं क्या क्या हमको गिवन है यहाँ क्वेश्चन में। पहला तो हमको ये है कि कॉइल A का नंबर ऑफ टर्न्स हमको पता है 200, कॉइल B के नंबर ऑफ टर्न्स हमको पता है गाइस 400 रिस्पेक्टिवली। करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें हमको करंट पता है 1 एम्पियर इन कॉइल A causes a flux per turn of 10 to the power minus 3 वेबर। मतलब पर टर्न का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न अगर हम 1 कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना है, दैट फ्लक्स इज 10 to the power minus 3 वेबर टू लिंक विद A एंड फ्लक्स पर टर्न ऑफ 0.8 into 10 to the power। यहां पर वही फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.8 into 10 to the power minus 3 वेबर थ्रू B।
अच्छा, रेशियो ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए एंड बी इज, देखो भाई जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फाई इज इक्वल टू एम आई के बराबर होता है। क्लियर? सो म्यूचुअल इंडक्शन का ये जो कोफिशिएंट है m दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो दोनों में फ्लो होने वाला जो करंट होगा दैट करंट इज सेम हियर, दैट इज 1 एम्पियर, है ना। दो कॉइल्स हैं, करंट ऑफ 1 एम्पियर इन कॉइल ए कॉजेस फ्लक्स ऑफ दिस टू लिंक विद ए एंड अ फ्लक्स पर टर्न ऑफ दिस थ्रू बी। इसका मतलब करंट जो है वो 1 एम्पियर है। ठीक, करंट की बात यहां नहीं हो रही है, हमको रेशियो निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन द फर्स्ट कॉइल अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकंड कॉइल दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स इन द फर्स्ट अपॉन टोटल फ्लक्स इन द सेकंड। टोटल फ्लक्स कितना होगा बेटा, N1 phi 1 और इसमें कितना होगा N2 phi 2, या इसी को आप लिख सकते हो Na phi A अपॉन NB phi B। क्लियर? सिंपल सी चीज है। तो ये कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स कितना है भाई 10 टू द पावर -3, ये कितना है नंबर ऑफ टर्न्स 400 और इसका फ्लक्स कितना है 0.8 इंटू 10 की पावर -3। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी बेटा 2। ठीक, ये हो गया कैंसिल, ये कितना आएगा हमारा 1 अपॉन 1.6। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 से कुछ छोटा ही आएगा। 1 से छोटा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए वाला। सो गाइस 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ए ऑप्शन। ट्वेंटी टू वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इन सीरीज RLC सर्किट, L दिया है, C दिया है, R दिया है, व्हेन सोर्स विद द पीक वोल्टेज ऑफ दिस इज अप्लाइड अक्रॉस इट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज। देखो ये हमें पीक वोल्टेज पता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सारे आंसर्स रेडियन पर सेकंड में है, इसका मतलब बेटा ओमेगा निकालना है। ठीक है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअलिटी में निकालनी है और वो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी होता है। सो 1 अपॉन अंडर रूट एल वैल्यू कितना है भाई 1 मिली मतलब 10 की पावर -3 और सी वैल्यू कितना है हमारा 1 नैनो मतलब 10 की पावर -9। ठीक, नैनो फैरेड। अब इसको अगर हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 10 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 3 -12 होगा, अंडर रूट से बाहर लाओगे 10 की पावर -6 होगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी वाला। सो गाइस 22 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन देखिए, द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। बेटा अगर कोई भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो उसमें ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे होता है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें ईएमएफ जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे हो। ईएमएफ जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे हो। अब पहले ही वाले ग्राफ में देखो, ठीक है, पहले ही वाले आप ग्राफ में ऑब्जर्व करिए, ईएमएफ इस जगह पर पहले पहुंच गया है जबकि करंट इसी जगह पर बाद में पहुंचा है। इसका मतलब ईएमएफ आगे है। कितना आगे है, यहां पर π/2 है और यहां पर दिखा रहे हैं पाई के बराबर है। क्लियर, तो π/2 का डिफरेंस भी हो गया। सो गाइज मेरे हिसाब से ए ऑप्शन ही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी भी चलो एक बार देख लेते हैं। इस वाले में बेटा करंट देखो मैक्सिमम है पहले ही और यहां पर ईएमएफ बाद में मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब करंट आगे चल रहा है ना। ये तो दोनों सेम दिखा रहे हैं। यहां पर भी मैटर ये है कि ईएमएफ पॉजिटिव में है और ये करंट दिखा रहे हैं, करंट जो है वो निगेटिव में है, लेकिन एक साथ एक ही जगह से शुरू कर रहे हैं तो आगे पीछे वाला सीन नहीं है। तो कहने का मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा वो परफेक्ट है, वही हमारा करेक्ट है। सेक्शन ए का सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। देखो क्या है, कह रहे हैं इन सीरीज एलसीआर सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 8 वोल्ट, मतलब वी आर की वैल्यू हमारे पास है 8 वोल्ट। फिर कह रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज 6 वोल्ट एंड अक्रॉस द कैपेसिटर इज 12 वोल्ट। ठीक,
कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज सबसे ज्यादा है, द करंट ऑफ द सोर्स विल बी लीडिंग इन द सर्किट। देखो बेटा, अगर सर्किट में VC की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है, और सीरीज LCR सर्किट है, मतलब करंट तो सब में सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर करंट सेम है तो XC की वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा है, ठीक, इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो वी कैन राइट हियर XC जो है यहां पर दैट इज ग्रेटर देन XL और इट इज ग्रेटर देन R ऑल्सो, है ना, सभी से बड़ा है। तो कहने का मतलब अगर XC बड़ा है तो ये सर्किट बेटा कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है, पहले ही ऑप्शन में लिखा है करंट ऑफ द सोर्स विल बी लीडिंग इन द सर्किट, तो पॉइंट तो सही लग रहा है हमको, ठीक। आगे भी देख लेते हैं। वैसे बी वाला ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। कह रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन अप्लाइड, तो ऐसा तो नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज अलग हो सकता है और किसी अलग एलिमेंट में हो सकता है वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि यहां पर मामला फेजर वाला होता है, मतलब वेक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं हम, स्केलर वाला कैलकुलेशन नहीं है। रिएक्टेंस ऑफ द एक्सेल यानी कि इंडक्टर इज ग्रेटर देन XC, तो कह रहे हैं एक्सेल बड़ा है, ये तो पॉइंट गलत है, XC बड़ा है। इसका मतलब गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का। क्या कहा जा रहा है इसमें? इफ बोथ द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन अ सर्किट आर डबल्ड। देखो, रेजिस्टेंस को भी डबल किया आपने, इंडक्टेंस को भी आपने डबल किया, ठीक। द न्यू इंपीडेंस विल बी, देखो इंडक्टेंस जो होता है गाइस, इंडक्टेंस जो होता है वो XL होता है, तो XL डैश जो है वो डबल ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। न्यू इंपीडेंस बताना है। किसी भी LR सर्किट का जो इंपीडेंस होता है वो अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है बेटा, ठीक। जब आप नया इंपीडेंस निकालोगे तो दैट विल बी 2R का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स XL का होल स्क्वायर, ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर भी निकालोगे तो 2 के ही बराबर आएगा। और ये क्या है? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दैट मींस इट विल बी 2 टाइम्स Z, यानी कि ये डबल हो गया प्यारे बच्चों। डबल होने का मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? C ऑप्शन हो गया। सो गाइज ये था हमारा सेक्शन ए। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, जिसमें फिर से 24 क्वेश्चंस होंगे, कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है गाइस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी में गाइज हम लोग के पास टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें से कोई 20 क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं। ज्यादा करने का फायदा नहीं है, चेक नहीं किया जाएगा, मैं बार बार बताता हूं, तो इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, केवल और केवल 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं अ डायरेक्ट करंट I फ्लोज अलोंग लेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, देन मैग्नेटिक फील्ड इज। देखो, अगर एक बड़ा सा इस तरीके का कोई एक वायर है, ठीक, एक बड़ा सा वायर है, ये मान लो उसका अपना एक्सेस है, और इस वायर में हम लोग कुछ I करंट, DC करंट फ्लो करा रहे हैं। कह रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कह रहे हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पाइप बट नॉट जीरो। कह रहे हैं पूरे पाइप के अलोंग यूनिफॉर्म होगा, कहीं भी जीरो नहीं होगा। जीरो ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप, कह रहे हैं केवल एक्सिस पर उसकी वैल्यू जीरो होगी। जीरो एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप, कह रहे हैं पाइप के अंदर कहीं पर भी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। फिर कह रहे हैं मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एट द एज, कह रहे हैं सेंटर पे मैक्सिमम होगा और एज पर जो है मिनिमम होगा। बेटा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है सी। क्यों सी करेक्ट है, इस चीज को आप देखो। मेरे कहने का सेंस यहां पर यह है कि आप अगर मान लो करंट की वैल्यू देखना चाहते हो, ठीक बेटा, अंदर इस रीजन में अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करूं, कोई एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करूं, तो देखो करंट जो भी तुम फ्लो कर रहे हो वो तो इसके सरफेस पे फ्लो हो रहा है। यहां अंदर इस वाले रीजन में अगर देखा जाए कितना करंट है, तो इस वाले लूप से पास होने वाला नेट करंट जीरो है। अगर नेट करंट जीरो है तो अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी जीरो होगा। लेकिन अगर हमने कोई लूप मान लो ऐसा मान रखा है, तब तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा,
है ना। कहने का मतलब क्या है कि अंदर पूरे इसके अंदर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। इसलिए वैसे भी कहा जाता है आपको कि अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसी वायर पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पूछोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 मैग्नेटिक फील्ड होगी, जबकि वायर के आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसफार्मर ऑफ एन ऑडियो एम्पलीफायर हैज आउटपुट इंपीडेंस, अच्छा आउटपुट का जो इंपीडेंस है हमारा वो 8000 ओम है, एंड स्पीकर हैज इनपुट इंपीडेंस, तो इनपुट वाला जो इंपीडेंस है वो 8 ओम है। ठीक। द सेकेंडरी एंड प्राइमरी टर्न्स ऑफ दिस ट्रांसफार्मर कनेक्टेड बिटवीन output of the amplifier to the loud speaker should have ratio। हम लोगों को गाइज यहां पर जो रेशियो निकालना है ना वो NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये हमको करना है। इनपुट हम लोग हमेशा प्राइमरी में देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं किसका है, प्राइमरी का है, और आउटपुट हम लोग हमेशा किस पर लेते हैं, सेकेंडरी पर लेते हैं। तो ये हमारा समझ लीजिए आप RS है। ठीक। देखो हमको पता है किसी भी ट्रांसफार्मर में कि ये जो रेशियो होता है ये रेशियो ES अपॉन EP के बराबर है, मतलब EMF इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन EMF इन द प्राइमरी कॉइल। EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर VI, ठीक है ना। EMF जो होता है, सॉरी EMF जो हमारा है वो किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज इक्वल टू IR, है ना। तो रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी, अगर ऊपर हमने सेकेंडरी का लिया है तो ये रेजिस्टेंस किसका होगा, सेकेंडरी का, और ये वाला होगा प्राइमरी का। क्लियर। तो ये करंट तो क्या है, दोनों का सेम है, तो करंट तो मान लीजिए हटा दीजिए। ठीक। ये रेशियो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू RS अपॉन RP। RS अपॉन RP अगर हम लोग करेंगे तो दैट विल बी 1000 अपॉन 8, यानी कि 8000 अपॉन 8। तो ये रेशियो हमारा आ जाएगा बेटा 1000:1। क्लियर। सो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ए ऑप्शन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है वो EMF के रेशियो के बराबर होता है। EMF हमारा जो है वो IR के बराबर है। करंट की कोई बात नहीं है, करंट यहां सेम है, करंट कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो गया। इसका रेजिस्टेंस 8000, इसका रेजिस्टेंस 8, तो 8000/8 की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, 1000 आ जा रही है गाइज। इसलिए 27th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैव देयर प्लेट्स एरियाज एज, तो पहले एरिया कितना था हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाद में एरिया है दूसरे किसी प्लेट का एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इफ दे हैव सेम चार्ज, दोनों का चार्ज बेटा सेम है, दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, यहां पर जो डिस्टेंस है वो 0.5 mm है। ठीक। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द अदर, यहां पर हमें बताना है कितना डिस्टेंस है। प्यारे बच्चों इस चीज को जरा समझना, अगर चार्ज सेम है, वोल्टेज सेम है, हम सबको पता है Q बराबर CV होता है। अब खुद ही सोचो, अगर चार्ज सेम है, वोल्टेज सेम है, इसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेम होगा, तो C1 बराबर C2 होगा। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A1/D1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A2/D2। ठीक। तो यहां नीचे हम क्या रखेंगे, D2 रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, D1 की वैल्यू है 0.5 mm। ठीक। और A2 की वैल्यू है बेटा 500, D2 की वैल्यू पूछी गई है। देखो मैंने यहाँ पे यूनिट्स के लिए टेंशन नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर mm में है तो ये भी mm में आएगा, क्या दिक्कत है हमारा। ठीक। तो ये कितना आया बेटा 5 आया। D2 की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है दैट इज 2.5 mm। 2.5 mm का मतलब हो गया, अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा
तो 0.25 सेंटीमीटर। भाई 10 का डिवाइड करते हैं ना। सो गाइस करेक्ट आंसर 28th क्वेश्चन का कौन सा हुआ हमारा? ए ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 बैटरीज of EMF E1, E2 and E3. The internal resistances 1 ohm, 2 ohm and 1 ohm respectively. अच्छा देखो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई? यहां पर पहले वाले में इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, जस्ट अ मिनट, 1 ओम। दूसरे वाले में है बेटा 2 ओम और तीसरे वाले में फिर से है 1 ओम। ठीक है, तीनों को पैरेलल में बैटरीज को, सेल्स को जोड़ा गया। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट P एंड Q। इसका मतलब बेटा क्या है? हमको इक्विवेलेंट EMF चाहिए। ठीक, 3 सेल्स को पैरेलल में जोड़ा गया, ग्रुपिंग की गई है। ठीक, और हमको इक्विवेलेंट EMF चाहिए। अगर तीनों का वोल्टेज सेम होता तो हम, अगर ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट होता तो हम आंसर भी 2 वोल्ट लिख देते। ठीक, लेकिन यहां पर मैटर अलग है, तीनों का अलग अलग है। तो ऐसे में हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। जितने भी हों उन सबको बेटा लिखते चले जाओ, E3 बाई R3। अब आप चेक करो, इट इज 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 2 प्लस 3 बाई 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है दैट इज 5 टाइम्स R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है भाई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा कैसे मिलेगा? तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना। सो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, दैट विल बी 2 प्लस 1 प्लस 2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5। 2/5 और 5 का मल्टीप्लाई और होगा तो ये आंसर हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 2 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर गाइस? ठीक, 5 का मल्टीप्लाई बेटा वहां करोगे 2 वोल्ट आ जाएगा। तो 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? 2 वोल्ट, दैट इज द ऑप्शन बी। फिर आते हैं 30th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है 30th क्वेश्चन में क्या निकालना है। आइए देखते हैं। एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज दिस। द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इज। अच्छा, इंडक्टेंस की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमको एक्सेल चाहिए होगा। एक्सेल क्या होता है? E0 बाई Z के बराबर होता है। ठीक है, इनफैक्ट E0 बाई I के बराबर होता है। ठीक, अगर हमको ये मिल जाए तो आई थिंक वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू हमें करंट की पता है। अगर बेटा करंट की RMS वैल्यू पता है 16 एम्पियर, तो करंट की पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी √2 टाइम्स 16। ये करंट की वैल्यू हो गई। क्लियर? आई थिंक यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। सो XL इंपीडेंस अगर हम निकालेंगे दैट विल बी E0। E0 कितना है? 220। 220 डिवाइडेड बाई I0 यानी कि 16 √2। ठीक, 16√2। वैसे ये जो 220 होता है ये भी हमारा RMS वैल्यू होता है, तो इसमें भी हम √2 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सो ये वैल्यू आ गई एक्सेल की, और एक्सेल हमारा होता है ओमेगा L। ओमेगा क्या है? 2 पाई f। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। सो 2 पाई FL इज इक्वल टू 220 बाई 16। सो L वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 220 अपॉन, ये हमारा कितना बन जाएगा? दिस विल बी 100 पाई टाइम्स 16। क्लियर? एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, ये हमारा हो गया 5, ये हो गया हमारा 11। तो इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 80 पाई। 11 अपॉन 80 पाई, और सारे आंसर हमारे मिली हेनरी में हैं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? 3 0 यहां बढ़ाऊंगा और यहां पर 3 0 से डिवाइड करूंगा। इसका मतलब 10 की पावर -3। अब ये मिली हेनरी में चला गया। 11,000 अपॉन 80 पाई था, तो 0 0 ये भी कैंसिल हो गया। 1100 अपॉन 8 पाई,
ठीक, 1100 अपॉन 8 पाई, देखो पाई होता है 3.14, तो ये होगा कुछ 24 पॉइंट समथिंग, ठीक, 24 पॉइंट समथिंग। अगर हम लोग इसको बेटा 25 मान ले नीचे सीधे सीधे, अगर मैं इसको 25 कंसीडर करूं तो ये हमारा कितना जाएगा 400, 10 बचेगा, फिर से 144। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, वी हैव द ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर कितना हुआ हमारा? सी ऑप्शन। ठीक, तो मैं बार बार कहता हूं 100% बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में हमें जाने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट करते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाता है। फिर आते हैं 31 क्वेश्चन। कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L, ये साइड L है, एंड थिकनेस T, ये थिकनेस जो है वो T के बराबर है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस शोन बाई शेडेड एरिया इन द फिगर इज। देखो ये दोनों शेडेड एरिया है, हमें इन दोनों के बीच में इसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का बेटे फार्मूला होता है रो L बाई A। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, दैट विल बी इक्वल टू रो टाइम्स लेंथ कितना होगा, जब ये दोनों फेसेस हैं तो लेंथ कितना होगा हमारा इसके बराबर, सही है, लेंथ अपॉन एरिया। ये लेंथ जो होगा, ये अगर स्क्वायर शीट है, ये अगर स्क्वायर शीट है तो ये लेंथ L के बराबर हो जाएगा अपॉन एरिया। एरिया देखो बेटा, एरिया इस शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, वो दोनों एरिया सेम है, कितना है L इंटू टी। सो L इंटू टी, तो आप ध्यान से देखो L से L तो कैंसिल हो रहा है, ये रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी अपॉन टी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ L ये हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ T नहीं। इसका मतलब गाइस सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस आया है उसमें L वाला टर्म ही नहीं है, लेंथ पर वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि L से L हमारा यहां पर कैंसिल हो गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स 1 माइक्रोकूलम एंड 0.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक ये है 1 माइक्रोकूलम, एक ये है 0.5 माइक्रोकूलम, located at 30 centimeter apart, potential at the midpoint along the line joining the two charges। यहां कहीं पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो कितना होगा? देखो भाई, पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, दोनों के पोटेंशियल में 1/4πε0 टर्म आएगा। ठीक, Q1 यानी 10⁻⁻6 अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, प्लस इसका चार्ज कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो इंटू हो जाएगा हमारा 100। क्लियर? ये कितना है बेटा? ये है 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्या बन रहा है हमारा? ध्यान से देखिएगा, ये है 10⁻⁻4, ये है 0.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये बन गया 1.5 इंटू 10⁻⁻4 होल डिवाइडेड बाई 15। तो आप ध्यान से देखो, इसको मैं कैंसिल करूंगा 10 आएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 बनेगा, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻, अगर ये -5 है तो 9 इंटू 10⁻4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? 9 इंटू 10⁻4। यस, वी हैव दिस ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। सो डी यहां पर प्यारे बच्चों करेक्ट है, सिंपल है भाई। किसी भी एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखें क्या है 33 में। कह रहे हैं एन इंडक्टर L, अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरड एंड रजिस्टर ऑफ 10 ओम are connected in series with an AC source of frequency। एक AC source है, इसकी जो frequency है that is 50 Hertz। If current is in phase with the voltage, कह रहे हैं कि अगर जो current है वो हमारा voltage के साथ phase में है, then inductance in the inductor is। हमको inductance की वैल्यू चाहिए। बेटा सोचो, अगर current जो आपका है
वो वोल्टेज के साथ फेज में है। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वो भी LCR सर्किट में, ऐसा तभी होता है जब वो सर्किट रेजोनेंस में हो। ठीक, अगर वो सर्किट रेजोनेंस में है तभी हम वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। क्लियर? इसका मतलब अगर हमें इंडक्टेंस निकालना है तो वी शुड अप्लाई द फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको 50, ठीक है, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। अंडर रूट L वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 100 पाई बनेगा, 100 पाई का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/L टाइम्स 20 इंटू 10⁻⁻⁶। यहां से अगर मैं L वैल्यू कैलकुलेट करके निकालूं तो वो हमारा आएगा बेटा 20 इंटू 10⁻⁻⁶ होल मल्टीप्लाइड बाई 100 पाई का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं सिंप्लीफाई करके भाई। 10⁻⁻⁶, देखो जो पाई का स्क्वायर है, पाई होता है 3.14, तो ये आएगा 9 भाई। 3.14 का स्क्वायर करोगे तो कुछ 9 जैसा टर्म आएगा। 100 का स्क्वायर करोगे 10⁻⁴ आएगा। 10⁻⁻�6 पहले से है, 10⁻⁴ तो 10⁻⁻2 बचा, और एक 10 और है 10⁻⁻1 बचा, ये ऊपर चला जाएगा 10/2 इंटू 9 पॉइंट समथिंग, तो 18। क्लियर? 10/18 पॉइंट समथिंग, 10/18 पॉइंट समथिंग, ऐसा तो इसका मतलब जरा आप समझिएगा, 10/18 पॉइंट समथिंग जो भी आए सॉल्व होकर, एक्यूरेटली सॉल्व करोगे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। बट बेटा एक चीज जरा ध्यान से समझना, 10/18 का मतलब कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट 1/2 जैसा है भाई, 10/20 जैसा है, तो 0.5 के करीब आंसर आना चाहिए। 0.5 के करीब आंसर हमारा एक ही है, दैट इज बी ऑप्शन। सो 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। आप लोग बाकी सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरा सॉल्व करके। अब 34 क्वेश्चन में क्या है? अ चार्ज्ड पार्टिकल P लीव्स द ओरिजिन विद स्पीड v बराबर v0 एट सम इंक्लिनेशन विद x एक्सिस। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B अलोंग x एक्सिस। आइए डायग्राम बना के समझाता हूं आपको थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये क्या है हमारा, मान लीजिए x एक्सिस है, ये हमारा मान लीजिए y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यहां कहीं से कोई पार्टिकल है P, ये कोई पार्टिकल है P, ये पार्टिकल यहां से किसी एंगल पर किसी पर्टिकुलर स्पीड v0 से निकलता है, ठीक, एट सम इंक्लिनेशन विद द x एक्सिस, इसके साथ कुछ इंक्लिनेशन पर ये यहां से निकलता है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B अलोंग x एक्सिस। इस डायरेक्शन में बेटा x एक्सिस में यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लगी है। कह रहे हैं इफ P स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड टारगेट T ऑन x एक्सिस। मान लो यहां कहीं पर कोई एक फिक्स टारगेट है, यहां पर कोई टारगेट T है रखा हुआ है, ठीक। कह रहे हैं फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ B बराबर B0 P विल ऑल्सो स्ट्राइक T इफ। अच्छा, इस बात को जरा समझिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ B0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बेटा इस तरीके से एंटर कर रहा है किसी थीटा एंगल पर, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक हेलिकल पाथ पर मूव करेगा। जब वो हेलिकल पाथ पर मूव करेगा, अब जरा सोचना, उसको हेलिकल पाथ में जाना है इस तरीके से, ठीक, उसको हेलिकल पाथ में जाना है और इस टारगेट से टकराना है, ठीक है, वो भी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा हेलिकल पाथ में जिसको हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक। पिच का मतलब हो गया एक चक्कर में चला गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा आया होगा, ठीक,
ऐसा कंप्लीट करके ऐसे यहां पे कहीं जा करके गिरा होगा, ठीक है ना। तो एक पूरा जो है उसने जब साइकिल कंप्लीट किया होगा, ठीक है, तब वो जाकर के इस पॉइंट टी से वो टकराया होगा। अब जरा इस चीज को मैं थोड़ा और समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूं। पिच जो होता है, पिच का फॉर्मूला क्या है, 2πmv cos थीटा अपॉन QB, ये फार्मूला होता है ना पिच का, ठीक है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू लेकर चलना है, मतलब हमको पिच की मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू पिच की क्या हो सकती है। अब बेटा जरा ध्यान से अगर आप यहां पर अगर आप समझ रहे हो तो पिच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पे हमें देखना है, तो v अपॉन b के प्रोपोर्शनल होता है पिच, ठीक। अगर मान लो उसका पिच p के बराबर है, तब वो गया पार्टिकल, जैसे यहां से पार्टिकल चलना शुरू करेगा, पिच p के बराबर है तो एक चक्कर में पार्टिकल यहां पहुंचा और पता चला यहीं पे टारगेट रखा है, तो गया टारगेट से टकरा गया। क्लियर है। दूसरा बेटा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर इसी के इस पिच को जस्ट आधा कर दो। अगर जस्ट आधा हो जाएगा तो पार्टिकल यहीं पे घूमेगा, फिर एक चक्कर घूमेगा और फिर जाके यहां से टकराएगा। बोलो यार, लेकिन अगर तुम इस पिच को और ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे तो क्या वो उस पार्टिकल से टकराएगा? सोचो जरा, पार्टिकल यहां रखा है p डिस्टेंस पर, ठीक, और अगर हमारे इस वाले चार्ज का जो टारगेट है वो p पे रखा हुआ है। क्लियर। अगर हमारे इस चार्ज का पिच हो गया मान लो इससे ज्यादा होने का मतलब वो यहां पे ऐसे घूमेगा और ऐसे जाकर यहां पे पहली बार वो वहां पे एक्स एक्सिस से टकराएगा, तो क्या वो टारगेट को कोलाइड कर पाएगा? आप बोलोगे सर नहीं। इसका मतलब बेटा अगर टारगेट से टकराना है तो ये वैल्यू या तो पिच के बराबर हो या तो ये पिच का जस्ट हाफ हो। बात समझ में आया? पिच जो है वो जस्ट आधी हो जाए तो एक चक्कर लगाने पे पार्टिकल यहां पहुंचेगा, दूसरे चक्कर में पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, तब भी जाकर के टारगेट से टकरा जाएगा। लेकिन अगर इस पार्टिकल का पिच जो है वो इससे ज्यादा हो गया, यहां पे पता चला पहली बार ही जो पार्टिकल है वो यहां पे जाकर के टकराता है, तो फिर वो टारगेट से कैसे टकराएगा? टारगेट से वो टकरा नहीं पाएगा। इसलिए गाइज हमको यहां पर ये देखना है कि v अपॉन b का रेशियो या तो 1 के बराबर हो, मतलब 1 के बराबर हो, या 1/2 हो, आधा पिच होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1/2 और 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर। आइए चेक करते हैं। v/b तो 2v0 अपॉन 2b0 करोगे तो 2/2 1 हो जाएगा, ये चलेगा। v/b 1/2 करोगे, ये भी चलेगा। बोथ a एंड b हो नहीं सकता। अब इसको देखते हैं, v/b 2v0 अपॉन b0/4। जब ये तुम करोगे b0/2 तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? v/b बेटा करोगे 2v0 अपॉन b0/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये तो 4 टाइम्स हो गया, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब a भी चलेगा b भी चलेगा। सो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ गाइस? सी वाला ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा क्योंकि इसमें डाउट होने के चांसेस सभी को थोड़ा सा ज्यादा है। देखो यहां पर हम लोगों ने यहां डायग्राम में क्या समझाने की कोशिश किया है बेटा, इस चीज को जरा समझना। ठीक है, डायग्राम में मैंने क्या बताने की कोशिश की है जरा समझो आप लोग पहले, फिर मैं आपको बताता हूं यहां क्या है। ठीक है, जैसे आपने किसी एक पार्टिकल को यहां से फेंका, ये पार्टिकल था, यहां पर टारगेट रखा है, ये टारगेट है। ठीक, अगर बेटा पिच भी इसी के बराबर है, मतलब यही पिच है, कहने का मतलब ये डिस्टेंस अगर पिच के बराबर हो जाए तो पार्टिकल पहली बार जब पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा तो पहली बार उसी पिच पर ही तो आता है वो एक्स एक्सिस से टकराने। ठीक, तो पहली बार पार्टिकल इससे सीधे सीधे जाके टकरा जाएगा, और अगर इसका पिच जस्ट आधा हो जाएगा तो भी वो दूसरी बार में जाके टकरा जाएगा। लेकिन अगर पिच की वैल्यू पता चला 4 गुना हो गई, जैसे वहां पे लिखा हुआ है, पिच अगर 4 टाइम्स हो गया, तब आप ऐसे पता चला वो आगे चला गया इस टारगेट से, तो वो टकराएगा ही नहीं। क्लियर है, हमको टारगेट से कोलिजन कराना था, इसलिए जो रेशियो है, ये रेशियो का कोफिशिएंट 1 के बराबर होगा, चलेगा, 1/2 होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो 1 से ज्यादा हुआ तो नहीं चलेगा भाई साहब।
क्लियर? तो डी ऑप्शन नहीं चलेगा, इसलिए ए एंड बी दोनों जो है ऑप्शन हमारे करेक्ट है। जिस भी बच्चे को दिक्कत आए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 35 क्वेश्चन, वायर ए एंड बी हैव रेजिस्टिविटी रो 1 एंड या रो ए एंड रो बी, वेयर रो बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रो बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रो ए एंड हैव लेंथ एल ए एंड एल बी if diameter of the wire B is twice that of diameter of A and two wires have the same resistance, दोनों का resistance same है, तो भाई साहब resistance अगर same है दोनों का तो रो L by A, similarly रो L by A ये भी सेम होगा। क्लियर? देन एल बी बाई एल ए, तो ये सब इधर ले आइए आप, ये बन जाएगा आपका रो ए अपॉन रो बी, एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए, ये हमें निकालना है। तो भाई दोनों का आप देख सकते हो, सब कुछ तो हमें आप पता ही है, रो ए अपॉन रो बी करोगे तो 1/2 आएगा, ये वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी 1/2 इनटू डायमीटर, अगर हमें पता है, एरिया की बात करो, एरिया क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, अगर एरिया का रेशियो है इसका मतलब हम डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो लिख सकते हैं यहां पर, है ना? तो ये बेटा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम डी बी अपॉन डी ए का होल स्क्वायर, डी बी अपॉन डी ए का होल स्क्वायर करोगे बेटा 4 आ जाएगा हमारा, ठीक? तो ये रेशियो 2:1 आना चाहिए, 2:1 जो है दैट इज आर ऑप्शन नंबर ए। तो 35 का गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ए ऑप्शन। अच्छा और आसान क्वेश्चन है। 36th क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना में हमको देखना है भाई साहब क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में द म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स इन्वॉल्व्ड, कह रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्योमेट्री पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, गलत बात है, डिपेंड करता है भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। यस, ये तो पॉइंट सही है भाई, तो हमारा तो करेक्ट ऑप्शन बी ही मुझे दिखाई पड़ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि म्यू नॉट म्यू आर इन सब पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, उसके फॉर्मूले में आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, गलत है। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल 1 एट प्लेस ऑफ कॉइल 2 एंड करंट इन कॉइल 2 विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेशियो डिफाइंड बाय इंटरचेंजिंग द कॉइल्स। ऐसा नहीं होता है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा था गाइस, बी वाला ऑप्शन। 37th क्वेश्चन देखते हैं। 37th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो भाई, न्यूमेरिकल है। 3 सेंटीमीटर वायर, तो वायर का लेंथ है भाई 3 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट हो गया बेटा 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid, solenoid के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज, देखो फोर्स ऑन द वायर बहुत ही सिंपल है, दैट विल बी आई एल बी साइन थीटा, और परपेंडिकुलरली अगर रखा गया है तो थीटा कितना होगा 90 होगा। आइए देखते हैं करंट कितना है हमारा 10, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किया 0.27, तो ये कितना होगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 81/10, और ये 0.81 है, तो ये कितना बन गया 0.081, कुछ ऐसा। तो ऐसा आंसर तो हमारा एक ही है जिसमें 8 और 1 आता हो। सो गाइस 37th क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए वाला, सही है। थर्टी 38th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A long solenoid with 10 turns per centimeter has a small loop
placed normal to the axis of solenoid, the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.2 second. अच्छा देखो बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात करें तो वो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है. क्लियर? इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बिकम 1000 टर्न्स पर मीटर. स्मॉल लूप प्लेस्ड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. करंट की जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो रही है फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर. तो चेंज इन करंट कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 2 एम्पियर का चेंज हो जाएगा. ठीक है. टाइम कितना हमारा हो गया? टाइम है 0.2 सेकेंड, तो मैंने dt लिखा. इंड्यूस्ड वोल्टेज जो यहां पर आया है वो है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट. एरिया ऑफ लूप पूछ रहे हैं, बहुत आसान है. ईएमएफ जो है हमारा है E बराबर d फाई ओवर dt होता है. क्लियर? यहां से अगर बेटा हम लोग इस फ्लक्स के बारे में देखें तो इट विल बिकम d बाई dt ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स कितना है? B इंटू A. ठीक है. और ईएमएफ जो हमारा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमको पता है तो यहां पे N भी हो जाएगा भाई. सो N इंटू A कांस्टेंट है, बाहर हुआ. B मैग्नेटिक फील्ड है. वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग यहां पे उसकी पूरी की पूरी वैल्यू रखेंगे सो दैट विल बिकम म्यू नॉट स्मॉल n I. क्लियर? So this will become capital N into A mu naught small n और di by dt. di by dt हमको पता है that is 2 upon 0.2. Clear? So number of turns per unit length 1000 है वहां पर. ठीक है. लेंथ की वैल्यू हमको यहां पर नहीं पता है. So आइए देखते हैं, जो पता है उसके बारे में, जो वैल्यूज हमें पता है वो रखते हैं. 3.8 इंटू 10 की पावर -6, ये कैपिटल एन छोड़ देते हैं. एरिया हमको निकालना है. म्यू नॉट हमें पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है. ठीक. एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये कितना है? 1000. और 2 अपॉन 0.2 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा? 10 के बराबर आ जाएगा. क्लियर गाइस? सो एन इंटू ए की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है आफ्टर सॉल्विंग दिस, इट शुड बी 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 4. अब आप देखो क्या है. ठीक है. देखते हैं भाई. 3.8 जो है बेटा वो नियरली 4 के आसपास है. इसको और इसको हम लोग ऑलमोस्ट कैंसिल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट. ठीक. 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो केवल 10 बचेगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 बचेगा. होल डिवाइडेड बाई नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? पाई. क्लियर? तो नीचे पाई बचा है हमारे पास. इतने मीटर स्क्वायर. इसमें भी अगर हम लोग ध्यान से देखें 10 का मल्टीप्लाई कर ले और 10 का डिवाइड कर देंगे तो ये 10 की पावर -4 बन जाएगा. 10 अपॉन पाई जो होता है बेटा, पाई जो है 3.14 है. नियरली अगर मैं इसको 3 मान लूं तो 10/3 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. और ये कितना है? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर ये मीटर स्क्वायर है और आप 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. सो गाइस करेक्ट आंसर ऐसा कौन सा है हमारा? सी वाला. तो सी हमारा सही आंसर हो गया. ठीक है. बाकी अगर आप लोग 100% एक्यूरेटली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन चीजों को सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई डिवाइड करो. ठीक. मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा सॉल्व करो, एग्जैक्ट आंसर आपका मैच कर जाएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में. 39th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 2 poles, one of which is 5 times as strong as the other, exert on each other a force equal to this. अच्छा, फोर्स की वैल्यू अपने को पता है
0.8 इंटू 10 की पावर -3 केजी वेट। केजी वेट में फोर्स हमको गिवन है भाई साहब। केजी वेट का मतलब समझते हो, 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा, ठीक। दैट इज इक्वल टू, पहले का पोल स्ट्रेंथ अगर हम मान लें m है तो दूसरे का पोल स्ट्रेंथ 5m है, ठीक है। और ये क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी 10 की पावर -7 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कह रहे हैं व्हेन प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर अपार्ट होने का मतलब 10/100 मीटर, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्गर पोल विल बी, स्ट्रॉन्गर पोल तो 5m वाला होगा, तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पे पहले m की वैल्यू निकालनी है और फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे हमारा आंसर आएगा भाई। यहां पर ये है 0.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ऐसा करते हैं बेटा, इसको 9.8 लेने की जगह 10 ले लेते हैं ताकि कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना बनेगा 10 की पावर -1 यानी कि स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -2 और इधर जाएगा, ठीक है। और ये जब इधर की तरफ आएगा तो ये 10 की पावर +7 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5m स्क्वायर, ठीक। आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सॉल्व करके। दिस विल बी 0.8 इंटू 10 की पावर, देखो 7 है और ये है तो 8 बनेगा, और -5 है तो 3 बचेगा, ठीक है। दैट डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, पहले तो m निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 0.8 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, ये निकालना है और फिर फाइनली 5 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब हम इंटरेस्टेड हैं 5m में। सो 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, देखो बेटा अंडर रूट है इसलिए इसको मैं लिख रहा हूं 8/5, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड होगा तो 10 स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो ये 10 भी आपका बाहर आ जाएगा, तो 50 हो गया बाहर, और अंदर क्या बच गया 8/5, 8/5, ठीक है। अब आप लोग सोचो 8/5 जो हमारा है इट इज 1.6, 8/5 कितना आएगा 1.6, और 1.6 का बेटा अंडर रूट करोगे ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा, 1.6 का अंडर रूट हमारा ऑलमोस्ट ये 1 के ही इक्वल, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा वो आंसर होगा जो 50 के ज्यादा करीब हो, और 50 के ज्यादा करीब आंसर आप ही लोग मुझे बताओ इन चार में से कौन सा है। 50 के सबसे ज्यादा करीब आंसर हमारे इनमें से है ए वाला ऑप्शन। सो ए वाला ऑप्शन गाइज एकदम 100% करेक्ट है। देखो हमने कई अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं ना, हमने जी की वैल्यू जो था 9.8 था उसको मैंने 10 लिया, ठीक, तो हल्का सा यहाँ इसकी वजह से इफेक्ट आया होगा, ठीक। फिर हमने सिंप्लीफाई किया इसको यहाँ पर, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर भी हल्का सा अप्रोक्सीमेशन हम ले ही रहे हैं। जब आप उसको एक्यूरेटली पूरा सॉल्व करोगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर मैच करेगा, एंड दैट विल बी लाइक दिस। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 infinitely charged sheets are kept parallel to xy plane having charge densities as shown, then value of the electric field at point P is। हमसे कहा जा रहा है इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए। देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कराएगा, ठीक, और निगेटिव चार्ज अपनी तरफ कराएगा, ये वाला निगेटिव और ये वाला निगेटिव भी अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट कराएगा। तो ओवरऑल तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेटा ऐड ही होनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट उसका, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसका, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसका। किसी भी एक सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये
इसका हो गया 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जैसे दो ऑप्शंस हैं, डी वाला भी है और सी वाला भी है, लेकिन हम सबको पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक, नेट वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है गाइज, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सी वाला, दैट जिसमें माइनस के कैप लगा हुआ है गाइज, ठीक है। सो 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा क्वेश्चन है। अ टिपिकल व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क रेजिस्टेंस इन साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी डी फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस। इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, देखो बेटा बैलेंस तब होगा जब 5/4 और ये 10/4 ऐसा है, तो अभी तो फिलहाल बैलेंस नहीं है। या तो इसकी वैल्यू 10 हो जाए भाई, 10/4, या तो इसकी वैल्यू 5 हो जाए तो 5/4, तब भी बैलेंस हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। 10 शुड बी शंटेड, 10 शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए। दिमाग में देखो सॉल्यूशन अपने आप आगे आगे चलता रहता है ना। खुद ही मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख करके, अगर इसको बैलेंस हमें करना है, फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस, अगर बैलेंस करना है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, या तो इसको 10 कर दो या तो इसको 5 कर दो, है ना। तो 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए के साथ पैरेलल में 10 ओम कनेक्ट कर दो। देखो भाई, अगर मैं इसके साथ 10 ओम एक कनेक्ट कर दूं पैरेलल में, ये 10 पहले से था, 10 और 10 मिला के कितना हो जाएगा पैरेलल में 5, तो 5/4, ये तो पहले ही वाला ऑप्शन सही दिख गया हमको, तो पहला करेक्ट है। आगे देखो, 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद ए, गलत है। 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद बी में कह रहे हैं कि 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद बी के साथ सीरीज में 5 ओम और कनेक्ट कर दें। बेटा 10 तो हो जाएगा, 10 तो हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपके बढ़ जाएंगे, है ना। तो वो चीज यहां पे नहीं चल सकता। 5 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद बी, तो बी के साथ पैरेलल में कनेक्ट 5 ओम करके काम नहीं बनेगा। इसका मतलब बस, क्योंकि ये क्या होता है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होते हैं उसमें 4 रेजिस्टेंसेस होता है, एक कोई गैल्वेनोमीटर होगा और एक कोई सेल होगा, तो एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर, एक पे सेल। अब अगर आप यहां पर सीरीज में जोड़ देते 5 ओम वाला, तो फिर 4 की जगह 5 रेजिस्टर्स हो जाते, जो कि 5 के 5 उसी साइड पर होते। पैरेलल में जोड़ने पर क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट आप निकाल के यहां रख देते उठाकर। बात समझ में आया? ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम जो है उसको यहां पे पैरेलल जोड़ेंगे तो वैल्यू 5 हो जाएगी। और एक और भी कारण है इसको चूज करने का। ठीक, कारण क्या है चूज करने का, कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज के जो 4 के चारों रेजिस्टेंसेस होते हैं ना बेटा, ये नियरली इक्वल होने चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, आसपास इनकी वैल्यूज हो तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर हम इसमें कराएंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये 10-4 की बजाय 5-4 इज बेटर। ठीक, तो इसलिए हम 5-4 वाले को प्रेफरेंस देंगे, तो हमने ए ऑप्शन को करेक्ट यहां पर कर दिया। अगला क्या है 42 क्वेश्चन, देखो क्या है। अ कॉइल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। द फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। अच्छा, कह रहे हैं कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। बेटा जो ईएमएफ कोई भी रोटेटिंग कॉइल प्रोड्यूस करता है, उस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ऐसा ईएमएफ ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स लिंक, देखो फ्लक्स का फार्मूला क्या है, E बराबर माइनस का d∅/dt होता है, E बराबर माइनस का d∅/dt। ठीक, दैट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं यहां से देखूं d∅ की वैल्यू, सो दैट विल बी माइनस का E0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। इसको हम लोग क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, तो ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस का E0 साइन ओमेगा टी का बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये जो फाई है हमारा, ये जो फ्लक्स है हमारा,
ये फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा भाई? देखिए ये फ्लक्स हमारा आ जाएगा फाई बराबर ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब बेटा देखो ये साइन में है, ये कॉस में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस साइन में। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? बाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो हमने उसको यहां पर यूज कर लिया। हालांकि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाता। अगर मैं यहां लिखता साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, मैथमेटिकली तो सही है बट फिजिक्स के हिसाब से गलत हो गया। क्या गलत हो गया? पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी निगेटिव हो गया, जबकि यहां पर ओमेगा टी कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। अगर हमें दोनों को कंपेयर करना है, मुझे ये देखना है कौन आगे है कौन पीछे है, तो दोनों का ओमेगा भी सेम होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके का है। अब मैं यहां पर साफ साफ देख करके बता सकता हूं कि ईएमएफ और जब हम फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स, देखो ये जो फ्लक्स है ये 90 डिग्री आगे दिखाई पड़ रहा है हमको, इसमें एंगल ओमेगा टी है और इसमें एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो फ्लक्स 90 डिग्री आगे है। 90 डिग्री जैसा एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा है हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर? सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? अ सिलेंड्रिकल रॉड इज रीफॉर्म्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। The resistance after the reformation is R, then original resistance is। देखो अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस मान लो ये था, ठीक, दैट विल बी L बाई A। अभी क्या है, जो नया रेजिस्टेंस है दैट इज L। रॉड है रीफॉर्म्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को अगर आपने आधा किया है तो 100% तय है कि उसका एरिया डबल हो गया होगा, क्योंकि कहा गया है कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई बेटा, ये R नॉट बाई 4 आया। हमसे ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी R नॉट पूछ रहे हैं, तो दैट शुड बी इक्वल टू 4R। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा? सी वाला ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं इन फिगर two positive charges Q2 and Q3 fixed along y-axis exert a net electric force on positive x direction on charge Q1 fixed along fixed along x-axis। देखो बेटा कह रहे हैं कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिलकर इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो ओवरऑल एक्स डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आता है। कुछ इसी तरीके का सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाले सैंपल पेपर में भी था, ठीक है। वहां पर एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने ये माना था ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए। क्लियर? बट यहां पर क्या है कि साफ साफ पॉइंट कर दिया गया है कि भाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चाहिए। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो बेटा फिर एक चीज कंपलसरी हो जाती है, और वो ये है कि ये वाला चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए? दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक, तो बेटा ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आने के कोई चांसेस नहीं है, जो हम लोगों ने पिछले वाले सैंपल पेपर में माना था। हम लोगों ने यही माना था पिछले वाले में कि ये पॉजिटिव है। क्लियर? बट अगर यहां पर मान लीजिए हमसे कह रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ऑन चार्ज Q1, तो ये Q1 चार्ज बेटा हम कैसा मान लेंगे? निगेटिव मान लेंगे। तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब आपसे ये कहा जाएगा, देखो इस वाले निगेटिव को ये वाला पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक, वो वाला पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा ना, ठीक, ये हो गया नेट फोर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट नेट अगर इधर की तरफ है, हमसे कह रहे हैं इफ अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज एडेड एट x, 0, कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q हम यहां पर और ले आए, देन फोर्स ऑन Q1, इस Q1 वाले पर जो फोर्स है इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर और ले आओगे तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले निगेटिव को और अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
डिक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस गलत है, पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस गलत है क्योंकि ये तो अपनी तरफ खींचेगा, इंक्रीज बट डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Q विद Q2 एंड Q3, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपली इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, आप सबको पता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में भी अभी तक आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है हमारा। कूलम्स लॉ रिलेट्स द 2 पॉइंट चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहे हैं कूलम्स लॉ 2 चार्जेस और उनके बीच के डिस्टेंस को रिलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। Coulomb's force increases with increase in the magnitude of the 2 charges। कह रहे हैं कि 2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो कूलम फोर्स बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, लेकिन दोनों का मतलब कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये उल्टा होता तो शायद करेक्ट हो सकता था, है ना। स्टेटमेंट इसको बनाते और इसको अगर रीजन बना दिए होते तो शायद ए ऑप्शन हम लोग ले लेते। असर्शन देखो, द डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर सिमिलर इन नेचर, सही है। दोनों का डायमेंशन वही ओम है तो दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम होगा, करेक्ट है। इन अ कैपेसिटर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट इज साइनोसोइडल इन नेचर। कह रहे हैं कि इसमें जो करंट की वैल्यू होती है कैपेसिटर में वो साइन के फॉर्म में होती है, तो इसका मतलब बेटा ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन फिर से वही वाली बात आई कि इन दोनों का खैर आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है बट कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। व्हेन अ कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। सही है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। रीजन, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कह रहे हैं पोटेंशियल जो होता है अंदर वो कांस्टेंट होता है। और प्यारे बच्चों हम सबको पता है, क्या पता है, E बराबर माइनस का dV बाई dr होता है। तो अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही चाहिए। सो करेक्ट है। सो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हुआ। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब 48 क्वेश्चन में कह रहे हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर अ सेल एंड डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं कांस्टेंट होता है और वो चेंज जो है समय के साथ नहीं करता है। रीजन, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कह रहे हैं प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है। गलत है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और एक चीज और देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं कांस्टेंट है, वो बिल्कुल भी समय के साथ चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट जो हमारा है ये भी गलत है बेटा, असर्शन भी गलत है और हमारा रीजन भी गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल करंट्स आर द मेन रीजन बिहाइंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और रीजन में कह रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट इज रिलेटेड टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला भी करेक्ट पॉइंट है। दोनों ही पॉइंट्स अपनी जगह पर सही हैं, बट दोनों का आपस में फिर से वही वाली बात आई, आपस में कोई इन दोनों का रिलेशन नहीं है। सो गाइज ये था हमारा सेक्शन बी जिसमें 24 क्वेश्चंस थे। मैंने आपसे सारे डिस्कस किए हैं लेकिन आपको केवल और केवल 20 क्वेश्चंस ही करने थे। आते हैं अपने सेक्शन सी पर जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और उनमें से कोई 5 आपको करने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मत करिएगा, गिन के सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। Let rho r is equal to q small r upon pi capital R की power 4 be the charge density distribution for a solid sphere of radius capital R and total charge capital Q। देखो बेटा ये कोई एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, इसका अपना रेडियस R है और R1 डिस्टेंस पे ये इन्होंने कोई डॉटेड एलिमेंट बनाया है। फॉर पॉइंट P inside the sphere at a distance r1 from center of the sphere magnitude of the electric field is। हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो अगर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे लगता है मैं इसमें गॉस थ्योरम बहुत सिंपली अप्लाई कर सकता हूं। गॉस थ्योरम कहता है फाई फ्लक्स इज इक्वल टू
क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है बेटा दैट विल बी इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अगर स्फेरिकल सरफेस होती है तो हमेशा जो है थीटा कितना होगा, यहां पर 0 होगा। इसका मतलब E इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, और एरिया कितना होगा, जो सरफेस हम लोगों ने ये डॉटेड माना है, इस सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई r1 स्क्वायर। बेटा स्फेरिकल है ना एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया ले लेंगे एंड दैट विल बिकम क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सारा गेम आकर के टिका क्यू इन पर। अंदर वाला चार्ज अगर मिल जाए तो काम चल सकता है। उसी के लिए हमको ये देखो चार्ज डेंसिटी गिवन है। चार्ज डेंसिटी जो गिवन है उससे हम अंदर का चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन पाई r की पावर 4 इंटू स्मॉल r। ठीक है, ये हमारे पास है अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूं, वॉल्यूम किसका होगा भाई, जो स्फेरिकल सरफेस हम मानेंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर, और उसका ये थिकनेस कितना हम लोगों ने मान रखा है dr के बराबर। तो ये हो गया हमारा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू थिकनेस, तो ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी द इनक्लोज्ड चार्ज। इसी को बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करके देखा जाए क्या आता है, आइए समझते हैं इसको। 4 पाई Q अपॉन पाई r की पावर 4, ये सारी चीजें बाहर, अंदर क्या बचेगा r क्यूब dr। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू dq, अंदर का इनक्लोज्ड चार्ज, यही q इन तो हमको निकालना है। ठीक है, और ये रेडियस कितनी है बेटा, 0 से लेकर r1 के बराबर, तो 0 से r1 तक आप इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 4q अपॉन कैपिटल R की पावर 4, ये बनेगा स्मॉल r की पावर 4 बाई 4। तो ये लिमिट जैसे ही लगाओगे, मैं एक स्टेप थोड़ा सा बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, r की पावर 4 बाई 4 है, लिमिट्स लगा देंगे, r1 की पावर 4 बाई 4, दैट विल बी द इनक्लोज्ड चार्ज, यानी कि q इन की वैल्यू अपने को पता चल गई, 4 से 4 भी हमारा हो गया कैंसिल। जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, और यही q इन हमको निकालना था, नहीं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। आइए ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, क्यू इन ये रहा, कितना है कैपिटल Q R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल R की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये तो था Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और ये सब नीचे जाएगा, यानी कि 4 पाई R1 स्क्वायर, ये सब चला जाएगा नीचे। अब आप देखो क्या बचा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचा है Q R1 स्क्वायर से R1 की पावर 4, तो ये भी क्या बन गया R1 स्क्वायर, ये कितना बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की पावर 4। आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या, Q R1 स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों क्या है, सी वाला ऑप्शन है, 50th क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर। द डायग्राम शोज अ कैपेसिटर C एंड रजिस्टर R, एक C है एक R है, कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स, V1 एंड V2 आर द वोल्ट मीटर्स एंड A इज द एमीटर। ठीक है, ये दोनों वोल्ट मीटर्स हैं V1 और V2, और ये क्या है हमारा एमीटर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला वह है बेटा रीडिंग्स इन एमीटर एंड V2 आर ऑलवेज इन फेज। कह रहे हैं कि एमीटर की रीडिंग यानी कि करंट और V2 यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर हमेशा सेम फेज में होते हैं। तो बेटा जरा सोचो, जब भी हम लोग किसी भी आरसी सर्किट में फेजर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फेजर इसी का तो ड्रॉ करते हैं, करंट और ईएमएफ अक्रॉस द रजिस्टर, यही तो ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों सेम फेज में होता है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या है, रीडिंग इन V1 की जो रीडिंग है मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज अहेड इन फेज विद रीडिंग
इन V2, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। देखो अगर रेजिस्टर का ईएमएफ यहां पर है तो कैपेसिटर के कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटर का जो है वो नीचे होता है, क्योंकि कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री आगे होता है, तो ईएमएफ जो होगा वो 90 डिग्री हमारा पीछे की तरफ होता है। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं रीडिंग इज V1 इज अहेड इन फेज विद रीडिंग इन V2। तो V2 की रीडिंग का मतलब क्या हो गया, ER, ठीक है, और इसका मतलब हो गया हमारा V1 का मतलब हो गया EC। तो आपसे कहने का मतलब यह है EC इज अहेड इन फेज विद ER, EC आगे होगा, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया भाई। रीडिंग इन एमीटर एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज। आपसे कह रहे हैं करंट और V1, करंट और वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर हमेशा सेम फेज में होगा, तो ये गलत बात है। यहां केवल और केवल एक ऑप्शन करेक्ट है गाइज, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, दैट इज द केस स्टडी, और ये केस स्टडी है गाइस हमारी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर चार्ज by making it polarized with the application of the electric field. Just like an ideal capacitor, it stores and dissipates the electric charge. These materials are of two types, polar and non-polar. They are widely used in applications such as OLED, LED, LCD, ये सब आपने टीवी में पढ़ा होगा ना, टीवी के टाइप्स होते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड द नेट डाइपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक। कह रहे हैं ये देखो कैपेसिटर की प्लेट से इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक फिल किया गया। डाई इलेक्ट्रिक का यूज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा किया जाता है। दो तरह के डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर नॉन पोलर। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक विल बिहेव एज। कह रहे हैं कि अगर हम लार्ज एक्सटर्नल फील्ड यहां पर प्रेजेंट करें, ठीक है, लार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर प्रेजेंट हो तो हमारा जो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है। बेटा देखो अगर एक्सटर्नल फील्ड काफी ज्यादा होगा तो नॉन पोलर भी आपका पोलर डाई इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड उसको ना चाहते हुए भी पोलराइज कर ले जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं जिसको आपने ब्रेकडाउन में पढ़ा होगा, है ना। फिर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसा क्यों? मैग्नेटाइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, कंडक्टिविटी की वजह से, या दोनों की वजह से? बेटा पोलराइजेशन की वजह से। ये हम लोग ने सबने पढ़ रखा है, डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है, इसी वजह से उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। भाई एक एक्सटर्नल फील्ड होती है, एक इंटरनल इंड्यूस फील्ड होती है। इंटरनल फील्ड आती ही पोलराइजेशन की वजह से है, ठीक है ना। इसलिए वो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? सेकंड वाला ऑप्शन हुआ गाइस। 54 क्वेश्चन देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज 100 वोल्ट पर मीटर एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5.5। पोलराइजेशन ऑफ द कैपेसिटर विल बी। देखिए यहां पे हम लोग को पता है कि हम लोगों ने रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ रखा है मैग्नेटिज्म में। उसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही यहां पर भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो यही तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालूं दैट विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 5.5 है तो 5.5 -1 करोगे बेटा आ जाएगा 4.1। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? हमको पोलराइजेशन ऑफ कैपेसिटर निकालना है गाइस। पोलराइजेशन का बेटे फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हमारी है 4.5 और इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 100। सो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बेटा आना चाहिए हमारा 450
कूलम पर मीटर स्क्वायर। आइए चेक करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, वी हैव ऑप्शन बी लाइक दिस। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा? बी ऑप्शन। काफी बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, ये वाला आपने फार्मूला मैग्नेटिज्म में देखा होगा, ठीक है। सेम ऐसा ही फार्मूला यहां पर इलेक्ट्रो में भी होता है, जान लीजिए। अगर डाइलेक्ट्रिक पर ऐसा कोई क्वेश्चन बना तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ डाई इलेक्ट्रिक? कह रहे हैं इनमें से कौन से मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं? गाइस, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बेटा इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज ज्यादा हो, या इंसुलेटर ही हो तो सबसे अच्छा है, ठीक। तो सिरेमिक्स हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। देखो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन सारे के सारे मेटल हैं, केवल सिरेमिक्स है जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, मतलब इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है गाइस। तो ये था हमारा सैंपल पेपर, ठीक है गाइस। बहुत जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट सैंपल पेपर 9 में मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग जम करके मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करिए। मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।